आज हम जिन स्रोतों पर गौर करने वाली हैं, वो इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी ही आकर्षक या करिश्माई होते हैं। इन स्रोतों का मानना है कि अच्छा लोक व्यवहार कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हुनर है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। आज हमारे पास 21वीं सदी का लोक व्यवहार नाम की किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ इनको पढ़ना नहीं है, बल्कि इनमें छिपे उन तरीकों और सिद्धांतों को बाहर निकालना है जो किसी के भी आपसे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर, उन्हें और मजबूत बना सकते हैं। और इस पूरी बातचीत की नींव रखने के लिए इन स्रोतों में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है, आधी दूर की सराय। हाँ, कहानी इटली की है। वेनिस और वेरोना शहरों के बीच एक पहाड़ी पर एक सराय थी। एक रात वहां एक मुसाफिर आकर रुका और उसने सराय के मालिक से पूछा, जनाब मैं वेरोना जा रहा हूँ, वहां के लोग कैसे हैं? सराय के मालिक ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने पलटकर मुसाफिर से ही एक सवाल पूछ लिया। क्या पूछा? उसने पूछा, आप बताइए, आपको वेनिस के लोग कैसे लगे? अच्छा, तो उस मुसाफिर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे पूछिए मत, बड़े रूखे, मतलबी और बदमिजाज लोग थे। किसी की मदद करना तो दूर, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां से आई हूँ। ये सुनकर सराय के मालिक ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन आपको वेरोना में भी वैसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी रात एक और मुसाफिर उसी सराय में आया और उसने भी वही सवाल पूछा कि वेरोना के लोग कैसे हैं। हाँ, तो मालिक ने उससे भी वही सवाल किया, आपको वेनिस के लोग कैसे लगे? इस दूसरे मुसाफिर की तो आंखों में चमक आ गई। हाँ, और उसने कहा, क्या कमाल के लोग थे, इतने मिलनसार, इतने मददगार और जिंदा दिल। मेरा तो वो शहर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। ये सुनकर सराय का मालिक मुस्कुराया और बोला, तो फिर फिक्र मत कीजिए, आपको वेरोना में भी वैसे ही शानदार लोग मिलेंगे। अरे वाह, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो पूरी चर्चा का सार है। इसका सबक बहुत गहरा है। दुनिया एक आईने की तरह है। आप दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, वे भी पलटकर आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। हमारी अपनी सोच और हमारा रवैया ही ये तय करता है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी। बिल्कुल। तो चलिए इसी आईने को और साफ करते हैं। किताब की शुरुआत 3 ऐसे बुनियादी सच से होती है जो इंसानी फितरत की नींव है। ये वो नियम है जो बताते हैं कि लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं। बिल्कुल। और पहला और सबसे जरूरी सच है, हर इंसान के अंदर महत्वपूर्ण महसूस करने की एक गहरी इच्छा होती है। ये सिर्फ एक चाहत नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। यहाँ तक कि खाना, पानी और सुरक्षा जैसी शारीरिक जरूरतों से भी ज्यादा गहरी। एक मिनट, खाना और सुरक्षा से भी ज्यादा गहरी? ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, एक स्तर के बाद जब किसी इंसान की, मान लीजिए, प्यार और सुरक्षा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब भी ये इच्छा बनी रहती है, बल्कि और मजबूत हो जाती है। अच्छा। आप किसी को जितना खास और जरूरी महसूस कराएंगे, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा सकारात्मक हो जाएगा। स्रोतों में तो यहाँ तक कहा गया है कि शादीशुदा रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजहों में से एक तारीफ की कमी ही होती है। जब लोग एक दूसरे को महत्व देना बंद कर देते हैं तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। समझ गई। तो ये पहला नियम हुआ। और दूसरा सच क्या है? दूसरा सच ये है कि लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी खुद में होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हर इंसान के लिए उसकी अपनी दुनिया, उसकी अपनी भावनाएं, उसके अपने सपने सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग स्वार्थी होते हैं? स्वार्थी नहीं है, बस इंसानी स्वभाव है। हम अपनी जिंदगी को अपनी ही नजरों से देखते हैं, है ना? सही बात है। इसलिए सफल लोक व्यवहार का सुनहरा नियम ये है कि आप अपने बारे में बात करना कम करें और सामने वाले के बारे में बात करना शुरू करें। उनकी भावनाएं, उनका परिवार, उनके दोस्त, उनकी जरूरतें, उनके विचार। हाँ, जब आप इन चीजों में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आप सीधे उनके दिल में उतर जाते हैं। और तीसरा सच, मुझे लगता है ये पहले 2 से ही जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा सच है प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है, और अक्सर कई गुना होके। बिल्कुल। अगर आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, तो उनके मन में भी आपके लिए इज्जत बढ़ जाती है। अगर आप किसी से मिलते वक्त उदासीनता दिखाते हैं, तो आपको भी वही ठंडापन वापस मिलेगा। तो ये तो हुए सिद्धांत, पर असल जिंदगी में इन्हें इस्तेमाल कैसे करें? मुझे लगता है कि हम सब अच्छे से पेश आना चाहते हैं, पर कई बार पता ही नहीं होता कि करें क्या। हाँ, और किताब में इसके लिए कुछ बहुत ही काम की तकनीकें दी गई हैं। चलिए तारीफ से ही शुरू करते हैं। ठीक है। सच्ची तारीफ करने की भी एक कला होती है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि
आप बहुत अच्छे हैं। आपको ये भी बताना होगा कि वे अच्छे क्यों हैं। यही एक चीज सच्ची तारीफ को, मतलब मक्खनबाजी या चापलूसी से अलग करती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए मुझे अपनी किसी सहकर्मी की तारीफ करनी है। जरूर। सिर्फ ये कहने के बजाय कि एलन तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आप कह सकते हैं एलन तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि तुमने इतने मुश्किल आंकड़ों को भी इतने आसान तरीके से समझाया कि सबको समझ आ गया। अच्छा, जब आप कारण बताते हैं तो आपकी तारीफ सच्ची और असरदार लगती है। एकदम। और हाँ, हमेशा व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करें। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई अपने बॉस या किसी सीनियर की तारीफ कर रहा है तो क्या ये क्यों बताने से और भी ज्यादा चापलूसी जैसा नहीं लगेगा? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपकी नीयत और आपके लहजे का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपकी तारीफ सच्ची है तो वो चापलूसी नहीं लगेगी। चापलूसी तब होती है जब आप बिना किसी ठोस वजह के तारीफ करते हैं। जब आप एक खास वजह बताते हैं तो आप दरअसल उनके काम की बारीकी को सराह रहे होते हैं। इससे उन्हें लगता है कि आपने उनके काम पे सच में ध्यान दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तारीफ के अलावा लोगों को खास महसूस कराने का एक और जबरदस्त तरीका है उन्हें ध्यान से सुनना। मुझे लगता है हम अक्सर ये सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें आगे क्या कहना है कि हम सामने वाले को सुनना ही भूल जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है, और इसके लिए एक खास तकनीक है जिसे सक्रियता से सुनना या एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। इसका एक आसान तरीका है सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना और वाक्य की शुरुआत आपसे करना। अच्छा, जैसे अगर कोई दोस्त कहे मेरी कंपनी में 1200 कर्मचारी हैं, प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैं कहूं यानी आप इस भीड़ में खोया हुआ महसूस कर रही हैं। एकदम सही। या आपको लगता है कि आपकी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इससे उस दोस्त को लगेगा कि आप सच में उसकी परेशानी समझ रहे हैं। और इसके अलावा सुनने के और भी नियम हैं, है ना? हाँ, 5 नियम है। पहला, यही सक्रियता से सुनना। दूसरा, हूं, अच्छा, फिर क्या हुआ जैसे छोटे छोटे प्रोत्साहक शब्दों का इस्तेमाल करना। तीसरा, आंखों में आंखें डालकर बात करना। चौथा, बात करते वक्त थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना। और पांचवा और सबसे जरूरी, सामने वाले की बात को काटना नहीं। और एक चीज जो मुझे हमेशा बहुत मुश्किल लगती है वो है लोगों के नाम याद रखना। किताब कहती है कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज होती है, पर मैं तो 5 मिनट में ही भूल जाती हूँ। इसकी एक वजह है, जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा ज्यादातर ध्यान इस बात पे होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं या हम क्या बोलेंगे। हम इतने बेचैन होते हैं कि हम उनका नाम ध्यान से सुनते ही नहीं। ये तो है। लेकिन नाम याद रखने के 3 बहुत मजेदार और असरदार तरीके हैं। सुनने में दिलचस्प लग रहा है, बताइए। पहला कदम है नाम को दोहराना। जैसे ही कोई अपना नाम बताए उसे बातचीत में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें। जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा सूजन, तो सूजन आप क्या करती हैं? ठीक है, दोहराना। दूसरा कदम है नाम को किसी चीज में बदलना। ये थोड़ा मजेदार है। जैसे अगर किसी का नाम जैक है तो मन में कार का जैक सोच लीजिए, या बारबरा नाम सुनकर कांटेदार तार मतलब बार्ब्ड वायर की तस्वीर सोचिए। ये तकनीक तो सुनने में ही बहुत मजेदार है, पर क्या ये असल जिंदगी में काम करती है? मुझे तो डर है कि मैं जैक की ठोड़ी पर कार जैक की कल्पना करने में इतना खो जाऊंगी कि मैं उनकी बात ही नहीं सुन पाऊंगी। यही तो तीसरा कदम है, एक हास्यास्पद तस्वीर की कल्पना करना। उस इंसान के चेहरे की किसी खासियत के साथ उस चीज को जोड़ दीजिए। अच्छा। जैसे अगर जैक की ठोड़ी थोड़ी नुकीली है तो कल्पना कीजिए कि एक कार का जैक लगाकर उस ठोड़ी को और ऊपर उठाया जा रहा है। हमारा दिमाग अजीब और हास्यास्पद बातों को ज्यादा आसानी से याद रखता है। ये तो मानना पड़ेगा। शुरू में अजीब लगेगा, पर अभ्यास करने से ये बहुत तेजी से होने लगता है और आप नाम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो तारीफ करना, सुनना और नाम याद रखना सीख लिया, पर बातचीत शुरू कैसे करें और उसे दिलचस्प कैसे बनाए रखें? कई बार किसी पार्टी में या नई जगह पर बात हाँ या नहीं पर आकर खत्म हो जाती है। इसका जवाब हमारे दूसरे सिद्धांत में छिपा है, लोगों की दिलचस्पी खुद में होती है। अच्छा, इसीलिए आपको खुले सिरे वाले सवाल पूछने चाहिए। बंद सिरे वाले सवालों का जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे क्या आपको फिल्म पसंद आई? जवाब हाँ, बात खत्म। और खुले सिरे वाला सवाल होगा, उस फिल्म में ऐसा क्या था जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा?
बिल्कुल। सबसे असरदार खुले सिरे वाले सवाल इन शब्दों से शुरू होते हैं। कैसे, मुझे, के बारे में बताइए, किस तरह और क्यों। ये सवाल सामने वाले को अपनी कहानी बताने का मौका देते हैं। और हर किसी को अपनी कहानी सुनाना पसंद होता है। सही बात है। पर तब क्या करें जब कोई इन सवालों के भी छोटे छोटे जवाब दे? कुछ लोग ज्यादा बातूनी नहीं होते। उसके लिए किताब में पुल यानी ब्रिजेस इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ये छोटे शब्द या वाक्यांश हैं जो बातचीत की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यानी, तो फिर, इसलिए, या इसका मतलब है। हाँ। ये पुल वाली तकनीक मुझे थोड़ी चालाकी भरी लग रही है। क्या सामने वाले को ये महसूस नहीं होगा कि आप उनसे जबरदस्ती बात उगलवा रहे हैं? आपकी चिंता जायज है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत चतुराई से करना होता है। पुल का इस्तेमाल करने के बाद आपको एकदम खामोश हो जाना है। खामोश? हाँ, वो खामोशी सामने वाले को और बोलने के लिए उकसाती है। ज्यादातर लोग खामोशी से असहज हो जाते हैं और उसे भरने के लिए अपनी बात को और विस्तार से बताने लगते हैं। वाह, ये तो सच में एक कला है। ये चालाकी नहीं है, अगर आपकी नीयत सच में उन्हें समझने की है। ये दिखाता है कि आप उनकी बात में गहरी रुचि ले रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारी शारीरिक भाषा भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल। जैसे मुस्कुराहट की शक्ति को ही ले लीजिए। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन नाम की कोशिकाएं होती हैं। मिरर न्यूरॉन? हाँ, जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो उनका दिमाग भी अनजाने में वही भाव लौटाने की कोशिश करता है। आपकी एक मुस्कुराहट ये संदेश देती है, मैं आपको देखकर खुश हुआ और मैं आपको पसंद करता हूँ। इससे सामने वाला तुरंत सहज और सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल। और असहमतियों का क्या? बहस तो रिश्तों को सबसे ज्यादा खराब करती है। किताब में इससे बचने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और वो तरीका है सहानुभूति। जब आप किसी से असहमत हों तो बहस करने या उन्हें गलत साबित करने के बजाय उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। इसका एक फॉर्मूला है। हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। एक समय था जब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मैंने पाया कि अरे वाह, ये तो बिना बहस किए अपनी बात रखने का एक शानदार तरीका है। हाँ, आप उनकी भावनाओं को मान्यता देते हैं, जिससे वे आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपने आलोचकों से कैसे निपटा जाए? अगर कोई सीधे सीधे आपकी आलोचना कर रहा है तो उससे सहमत होना तो बहुत मुश्किल होता है। इससे क्या ये नहीं लगेगा कि हम कमजोर हैं? यहाँ भी लक्ष्य बहस से बचना है। स्रोत कहते हैं कि आप दो तरीकों से सहमत हो सकते हैं। या तो आप उनकी बात में जो सच्चाई है उससे सहमत हो जाएं, या फिर उनकी राय रखने के अधिकार से सहमत हो जाएं। एग्जैक्टली। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, ग्लेन तुम बहुत महंगी कार चलाते हो, तुम्हें टयोटा जैसी किफायती कार लेनी चाहिए थी। ठीक है। अब आप बहस करने के बजाय कह सकते हैं, ग्लेन तुम्हारी राय समझ में आती है और तुम्हारी बात में दम है कि टयोटा एक बहुत अच्छी कार है, लेकिन मुझे माज़दा चलाने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, तो यहाँ आपने बहस नहीं की, आपने उनकी राय रखने के अधिकार को स्वीकार किया और फिर शांति से अपनी पसंद बता दी। बिल्कुल, आपने उन्हें गलत साबित नहीं किया, बस अपना नजरिया पेश कर दिया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये सामने आता है कि असरदार लोक व्यवहार का मतलब दूसरों को खास महसूस कराना, उनमें सच्ची दिलचस्पी लेना और बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना अच्छा व्यवहार करना है। और इस पूरी सोच को किताब की आखिरी मिसाल बहुत अच्छे से समझाती है, हाथी को प्रशिक्षित करना। हाँ, हाथी वाली मिसाल। सर्कस में एक विशाल हाथी जमीन में गड़ी एक छोटी सी खूंटी से बंधी कमजोर सी जंजीर से बंधा रहता है। वो चाहे तो एक झटके में उस जंजीर को तोड़ सकता है, पर वो कोशिश भी नहीं करता। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। वो इतनी ताकत होने के बावजूद ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब वो हाथी का बच्चा था तो उसे एक बहुत मजबूत जंजीर से बांधा गया था। उसने हजारों बार कोशिश की, पर उसे तोड़ नहीं पाया। अच्छा। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो जंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता। अब बड़ा और ताकतवर होने के बाद भी उसके दिमाग में वही पुरानी कंडीशनिंग है, वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। और ये मानसिक जंजीर सीधे तौर पर हमारे उन 3 सत्यों से जुड़ी है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी, खास तौर पर पहले वाले से, महसूस करने की इच्छा से। कई बार हम दूसरों की तारीफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि इससे हमारा महत्व कम हो जाएगा, या हम नए लोगों से बात करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि बचपन में हमें सिखाया गया था कि अजनबियों से बात नहीं करते। ये सब हमारी मानसिक जंजीरें ही तो है। बिल्कुल, हम इंसान भी अपने बचपन के अनुभवों
समाज और मीडिया द्वारा इसी तरह के मानसिक जंजीरों से बंधे होते हैं। ये बातें हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार क्या हो सकता है? वे स्रोत कहते हैं कि कोई भी नई आदत बनाने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं, तो क्यों ना एक प्रयोग किया जाए। आज हमने जितनी भी तकनीकों पर बात की, उनमें से कोई एक चुने। जैसे किसी की वजह बताकर सच्ची तारीफ करना? हाँ, या किसी से खुले सिरे वाला सवाल पूछना और अगले 30 दिनों तक हर रोज उसका अभ्यास करें। सोचकर देखिए, सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से आपके रिश्तों और आपकी जिंदगी में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और ये अपनी उस मानसिक जंजीर को तोड़ने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।